कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ये विषय जितना सुनने में मुश्किल लगता है उतना ही मजेदार है। तो चलिए आज इसी दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स इतने खास क्यों हैं। फिर हम सीखेंगे केमिस्ट्री की भाषा, मतलब इनको नाम कैसे दिया जाता है। इसके बाद हम मिलेंगे कुछ अहम फंक्शनल ग्रुप से, देखेंगे कि ये आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, और आखिर में एक बहुत ही आम सी चीज, साबुन, के पीछे की केमिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखते हैं कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या है जो वो इतने सारे अलग अलग पदार्थ बना पाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो लाखों की संख्या में हैं, तो वैज्ञानिक इन सबको समझते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है उनकी बनावट में, उनके स्ट्रक्चर को समझने में। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन का ढांचा होता है, समझिए एक खाली कैनवस की तरह। इस पर जब कुछ खास एटम या एटम्स का ग्रुप जुड़ जाता है, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। वो कैसे बर्ताव करेगा, ये सब कुछ वही फंक्शनल ग्रुप तय करता है। अच्छा, तो अब ये जो नए कंपाउंड्स बने हैं, इनके बारे में बात करने के लिए एक कॉमन भाषा भी तो चाहिए, है ना? और बस यही हमें ले आता है हमारे अगले सेक्शन पर। इसके लिए एक ग्लोबल सिस्टम है जिसे IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते हैं। पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी केमिस्ट सिर्फ नाम पढ़कर ही बता सकता है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। और ये सिस्टम बड़ा ही दिलचस्प है। किसी भी कंपाउंड का नाम आप देखिए 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा है प्रीफिक्स, जो बताता है कि मेन चेन से क्या जुड़ा है। दूसरा है रूट वर्ड, जिससे पता चलता है कि कार्बन की चेन कितनी लंबी है। और तीसरा है सफिक्स, जो उस कंपाउंड के परिवार या बॉन्ड के टाइप को बताता है, जैसे एन, ऑल या अल। अब ये जो रूट वर्ड है ना, ये सीधे सीधे कार्बन चेन की लंबाई पर निर्भर करता है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, और इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो चलिए अब इस सिस्टम को एक्शन में देखते हैं और मिलते हैं कुछ सबसे कॉमन केमिकल फैमिलीज से। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है हैलोएल्केन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें कार्बन चेन के साथ एक हैलोजन एटम जुड़ा होता है। इनका नाम रखने का रूल भी सीधा है। जो भी हैलोजन जुड़ा है उसका नाम प्रीफिक्स की तरह, यानी शब्द के शुरू में लगाया जाता है। जैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और इसी तरह। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए, पैटर्न एकदम साफ समझ में आ जाएगा। क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, ब्रोमोब्यूटेन, सब में प्रीफिक्स बता रहा है कि कौन सा हैलोजन है, और बाकी का नाम कार्बन चेन की जानकारी दे रहा है। चलिए अब अगली फैमिली से मिलते हैं, और ये हैं अल्कोहल्स। इनकी पहचान होती है OH ग्रुप से, यानी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एटम के ग्रुप से। अब यहाँ नाम रखने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें नाम के आखिर में बदलाव आता है। जो बेस एल्केन है, जैसे एथेन, उसके आखिर का ई हटाकर ऑल लगा दिया जाता है, तो एथेन बन गया एथेनॉल। इसके कुछ और उदाहरण देखें तो बात और साफ हो जाती है, जैसे मीथेन से मेथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल। पैटर्न एकदम सीधा है। अब आते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर। ये दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। लेकिन फर्क बस इतना है कि एल्डिहाइड में ये ग्रुप चेन के एकदम आखिर में होता है, जबकि कीटोन में ये चेन के बीच में कहीं होता है। और इसी छोटे से फर्क से इनका नाम और इनकी प्रॉपर्टीज दोनों बदल जाती है। और अब इस टूर की आखिरी फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनका सबसे बढ़िया उदाहरण है सिरका, और उसका जो खट्टा स्वाद होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। इनका नामकरण भी सफिक्स बदलकर होता है। एल्केन के नाम के आखिर से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है। जैसे एथेन से बन गया एथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ऐसे ही मेथेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड। तो अब तक हमने अलग अलग फैमिलीज से जान पहचान कर ली है। अब ये जानने का वक्त है कि ये असल में करते क्या हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस में ये कैसे काम करते हैं। यहाँ 2 बहुत ही अहम तरह के रिएक्शंस को समझना जरूरी है। पहला है एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें एटम्स जुड़ जाते हैं और वो बॉन्ड टूट जाता है।
दूसरी तरफ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अदला बदली होती है। एक एटम या ग्रुप हटता है और उसकी जगह कोई दूसरा आकर ले लेता है। इनके अलावा दो और बड़े रिएक्शंस हैं। एक तो है कंबशन, यानी किसी भी कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन में जलना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी निकलती है। और दूसरा है ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस से अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है। जैसे एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होकर एथेनोइक एसिड बन जाता है, जो सिरके में होता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, और इसमें हम इस सारी केमिस्ट्री को एक ऐसी चीज पर लागू करेंगे जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, और वो है साबुन। साबुन के काम करने का राज छिपा है उसके मॉलिक्यूल की बनावट में। ये एक लंबा सा मॉलिक्यूल होता है जिसके दो चेहरे होते हैं, कह सकते हैं। एक सिरा होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, जो पानी की तरफ खिंचता है, और दूसरा सिरा होता है हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर हेटिंग, जो पानी से दूर भागता है लेकिन तेल और चिकनाई की तरफ खिंचता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए, जब हम साबुन लगाते हैं तो उसके जो हाइड्रोफोबिक पूंछ है वो तेल या गंदगी में जाकर चिपक जाती है। फिर बहुत सारे साबुन के मॉलिक्यूल्स उस गंदगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उनकी पूंछ अंदर गंदगी की तरफ होती है और पानी को पसंद करने वाले सिरे बाहर की तरफ। ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं मिसेल। अब क्योंकि मिसेल के बाहरी सतह पानी को पसंद करती है, तो जैसे ही हम पानी डालते हैं, पानी इस पूरे मिसेल को गंदगी समेत अपने साथ बहा ले जाता है। तो देखा, केमिस्ट्री के जो नियम हमें इतने जटिल लगते हैं, वो असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कितनी सारी चीजों के पीछे काम कर रहे हैं। साबुन का मैल साफ करना भी एक तरह का केमिकल जादू ही तो है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास और कौन-कौन से जादू हैं जो बस केमिस्ट्री से समझे जा सकते हैं।